लोकतंत्र के समर्थकों के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि हांगकांग की संसद लोकतंत्र विहीन हो गई है। वहां यह बेहद करवा घुट साबित हुआ और चीन समर्थक नौकरशाहों ने अगले माह अगला हमला इंग्लैंड पर किया है और कहा है कि वह तुरंत अपनी गलती का परिमार्जन करे। वे लोग कौन सी गलती की बात कर रहे हैं? यह निशाने पर BAO पासपोर्ट है, मतलब 3 लाख हांगकांग नागरिक जिनके पास इंग्लैंड का वह पासपोर्ट है जिसके बल पर वे जब चाहे इंग्लैंड जाकर वहां के वैधानिक नागरिक बन सकते हैं। ये लोग चीन के लिए खतरा है। चीन कहता है कि इंग्लैंड वह पासपोर्ट रद्द कर दे, लेकिन इंग्लैंड हांगकांग के इन नागरिकों को आश्वस्त करता है कि जब वो चाहे इस दरवाजे पर दस्तक देकर भीतर आ जाए। यह दरवाजा चीन को आतंकित करता है क्योंकि 30 लाख लोग वे लोग BOA पासपोर्ट के वैधानिक हकदार हैं जिनका जन्म हांगकांग के चीन को मिलने से पहले हुआ था। ये एक बहुत बड़ी ये है। इसका सिंपल से एक बनता है कि 35 लाख नागरिक जो किसी भी दिन इंग्लैंड के नागरिक बन जाएंगे, तो ये माने एक बहुत बड़ा, और ये बिल्कुल चाइना के मुंह पे एक बहुत बड़ी तमाचा होगा। तो ये हो गया आपको चाइना से। अब हम आते हैं ब्रिक्स, जो ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस, चाइना इन सदस्य हैं। तो अब ब्रिक्स बिल्कुल एक महत्वपूर्ण संगठन है। ब्रिक्स जो है एक उभरते हुए जो देश है, ये टोटल विकासशील देश है, उनका एक संगठन है। इनके जो सदस्य देश जो है उनके न केवल भौगोलिक रूप से दूरस्थ है बल्कि एक राजनीतिक प्रणाली, वो चाहे इतिहास या वैचारिक कारण की वजह से इनकी भिन्नताएं जरूर अलग अलग है, लेकिन देखा जाए तो इसमें जो चीन है, चीन की जो सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण अफ्रीका की तुलना में 40 गुना बड़ा है, भारत की तुलना में भी बड़ा है, और देखा जाए तो विश्व की नंबर 2 अर्थव्यवस्था है। अमेरिका के बाद उसी का स्थान आता है। और उसके बाद आ जाए कि आज की डेट में चीन को हम एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी देख रहे हैं, लेकिन इधर थोड़ा सा उसमें AI है, लेकिन फिर भी वो आज की डेट में आर्थिक शक्ति के रूप में है। दूसरा, रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। बड़ा देश है, आबादी कम है, लेकिन एक बड़ी सैन्य ताकत है। उसके पास जो हथियार वगैरह चाहे जो भी है, एक सैन्य की जो पूरे वर्ल्ड, अमेरिका के बाद उसी का स्थान है। जो वॉर वेपन्स, चाहे वो फाइट हो, चाहे एयर डिफेंस के लिए हो, और डिफेंस में खास करके जो वार के समय जब हम क्या कहते हैं, हम देखिए दिमाग से हट गया वो चीज बातें, तो उसका ही बहुत बड़ा है। तेल उत्पादक देश भी है, और जबकि उसमें भारत जो है एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और भारत एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वाली देश है, और यहाँ पे विविधता में एकता है। यहाँ बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारे धर्म और बहुत सारे वर्ग को मिला करके एक बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है जो इसको लेकर के चल रहा है। तो इन सारे विसंगतियों के बावजूद ही ये देश एक साथ आने में अगर कामयाब हुआ है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? और ये समझिए कि हमें लगता है कि ब्रिक्स एक सोच है, जबकि ये सारे चाइना और रशिया को छोड़ दे तो ज्यादातर जो राष्ट्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो संयुक्त राष्ट्र जो है उसका ये लोग अस्थायी सदस्य नहीं है। इसमें चाइना और रशिया है, लेकिन ये लोग नहीं है। और इन बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उस पर ज्यादातर पश्चिमी देश ही हावी हैं, और भारत, ब्राजील और दक्षिण जो इसके महत्वपूर्ण हैं, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। मुद्रा कोष चाहे व्यापार संगठन में इनकी भूमिका जो भी है वो सीमित है। और ये एक बेसिक महत्वपूर्ण संगठन है, और इसमें जो
ब्रिक्स का जो 2009 में उद्घाटन हुआ था और उस समय पूरे विश्व में जो आर्थिक समस्याएं आई थी, तो उस समय जो खास करके चाइना और भारत, सारा का ग्रोथ डाउन हो गया था, डाउनग्रेड हो गया था, लेकिन भारत और चाइना का ग्रोथ लगभग 7-8 के आसपास चल रही थी। तो ये दोनों उभरती हुई अर्थव्यवस्था उसमें निकली थी और ब्रिक्स उस समय पश्चिमी देशों को सहायता करने के लिए भी ऑफर किया था। तो ये एक अपनी बात, तो इसको और मजबूत करना चाहिए। और हमें लगता है भारत और चाइना के बीच में जो अभी जो समस्याएं हैं, जिसको लेकर के लगभग आमने सामने खड़े हैं भारत और चाइना, ये ब्रिक्स पे ये नहीं आएगा। और स्वच्छ हवा को लेकर के दिल्ली में हर साल स्वच्छ हवा को लेकर के होता है, और आज की डेट में काफी ज्यादा समस्या आई है। दिवाली की रात जो पटाखा चला है, उसकी वजह से लगभग वायु की गुणवत्ता है 900 के पार कर गया है। AQI एक उनका एक प्रणाली होता है जिसमें कि, और समझे कि काफी खतरनाक है, ये लगभग 200 के आसपास होना चाहिए। तो और दिल्ली के लिए, दिल्ली वासी के अलावा दिल्ली के बाहर, दिल्ली के आसपास के राज्य भी जो हैं, जो कि पराली को जलाते हैं। तो एक अभी बहुत से पूसा यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय जो है, एक कोई लिक्विड ये किया है कि जिससे वो छिड़काव करने से सारा जल जाता है, तो उससे पोल्यूशन भी नहीं होता है, धुआं भी नहीं उठता है। तो उस प्रणाली को अपनाना चाहिए, उसका ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। सुनने हैं कि दिल्ली सरकार कुछ जगह पे वो फ्रीवे भी मुफ्त में दे रही है, तो किसानों को उस वैकल्पिक व्यवस्था अपनाना चाहिए। लेकिन कहा जाए कि केवल पराली के वजह से हो रहा, तो ये भी मैंने सही नहीं है। और हमें लगता है कि इस पे हमें इसकी सही, इस समस्या का सही समाधान ढूंढना चाहिए। और तीसरा है कांग्रेस। कांग्रेस से जो है कि लग रहा है कि उसको संजीवनी बूटी की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस बेसिकली एक परिवार के बीच में आके फंस चुकी है। जहां तक कांग्रेस का हम अगर गठन से बात करें तो देखें, कांग्रेस बेसिकली एक समृद्ध वर्ग का, जो कहता है एलिट क्लास का संस्था था शुरू से ही, जन्म से ही। बाद में लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ये 3 लोग आए, तो थोड़ा सा इसमें स्वदेशी को लेकर के उठा, तो वो लोग बाद में गरम दल हो गए। वो लोग आक्रामक तरीके से, वो हिंसकात्मक तरीके से। लेकिन ये समृद्ध जो वर्ग थे, इनको तो क्या चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए थी। उस टाइम हिस्सेदारी नहीं मिलती थी 1857 के बाद, तो वो अपनी बात को रखने, अपनी वहाँ पे पकड़ और अपनी बनाने के लिए वो लोग कांग्रेस का गठन किए, जो बाद में गांधी जी की एंट्री के बाद और एक जन आंदोलन का रूप धारण किया। फिर आगे चल के गांधी जी की काफी अच्छी उस पर पकड़ हुई। उसमें फिर जो गरम दल, लाल बाल पाल का जो दल था, वो फिर गांधी जी के साथ इंटीग्रेट हुआ और फिर उसको आगे बढ़ाया। लेकिन 42 आते आते गांधी जी की भी आंदोलन बहुत हद तक जो कहा जाए कि सफल हो, उसकी कोई है। लेकिन उन गांधी जी और चाहे जो कांग्रेस का डोमिनियन स्टेट का ही ये था, लेकिन आगे चल करके संपूर्ण स्वराज की मांग पर चलता चला गया। और बाद में कांग्रेस देश का विभाजन भी हुआ और देश आजाद हुआ। लेकिन देश जो आजाद हुआ, हमें लगता है कि वो सत्ता का परिवर्तन हुआ है। आज उसके बाद नेहरू जी इसके प्रधानमंत्री बने, कैसे बने सबको पता है, किन परिस्थितियों में बने। और जिस तरह से पूरे देश जो अलग अलग रियासतों में बिखरा हुआ था, उसको एकीकृत पटेल जी द्वारा किया गया। उसमें नो डाउट सबका सहभागिता थी। तो आज लगभग वही नेहरू परिवार के इर्द गिर्द ही कांग्रेस का चलता रहा। बीच में लाल बहादुर शास्त्री है जो काफी स्ट्रांगली चला, लेकिन काफी समय वो नहीं दे पाए सत्ता में, क्योंकि वो ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु को लेकर काफी सारे प्रश्न उठे, हम उसमें नहीं जाएंगे। आगे आते हैं कि जो अभी कपिल सिब्बल, मैंने एक समझिए कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 का चुनाव हुआ और कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, जो 19 सीटों पर सिमट गई।
पिछली बार जो उनका सीट था उससे भी उनको कम आया, तो उसको लेकर के प्रश्न उठ रहा है राज। उनके जो सहयोगी दल है कि अगर मैं उनको 40 देता या 45 देता तो हमें कुछ और बेहतर हो सकता, हम सत्ता में आ जाते, क्योंकि काफी नजदीकी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस दो दलों में थी, खास करके यहाँ पे बिहार में। एनडीए भाजपा समर्थित यानी एनडीए के साथ जो थे आपको नीतीश जी की जेडीयू, जीताराम मांझी जी की हम, और वीआईपी जो है सन ऑफ माला मुकेश सहनी जी का, ये चारों का गठबंधन था। चिराग जी अलग से लड़ रहे थे, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी जो है अलग से लड़ रही थी। तो मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये तीन, कम्युनिस्ट में 2-3 थे लेकिन ये तीनों का मिलाकर के एक गठबंधन था। ये लोग लड़े और काफी अच्छी फाइट दी, और स्टार्टिंग भी एक मुद्दों से हुआ। मुद्दा जो है बेरोजगारी से हुआ, औद्योगिक विकास से हुआ। हम पहली बार बिहार में जातिवाद, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के बढ़ता गया वो भटकाव शुरू हुआ, और अंत में जाकर के वही वह जातिवादी वोट जो हुआ। स्टार्टिंग की जो हम फर्स्ट फेज की जो चुनाव देखे उसमें देखे तो का जो रिजल्ट आया है उसमें नो डाउट राजद को काफी अच्छी बढ़त है, लेकिन दूसरे चरण और तीसरे चरण आते थे जो ध्रुवीकरण हुआ है, खास करके जातिगत और धार्मिक, तो जिसके वजह से, और कंटेस्ट भी काफी जबरदस्त हुई है। और खास करके अंतिम चरण में सीमांचल में महागठबंधन को काफी नुकसान हुआ है। उसका फैक्टर ओवैसी हो, और एनडीए में अगर नुकसान हुआ है तो वो है चिराग पासवान की वजह से, जो लगभग 146 सीटों पे अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रखे थे, और मोस्टली जेडीयू के अगेंस्ट में। और उसमें से अगर 15 से 20 ऐसे सीट हैं जहां पे वो लोग लगभग सेकंड पोजीशन पे थे या थर्ड पोजीशन, या काफी नजदीक की लड़ाई दी है। हमारे पास में ही आसपास के एरिया में देख लें कि काफी क्लोज फाइट हुआ है, और लगभग वो 20-22-25 हजार वोट उन्होंने काटा है। तो नो डाउट एनडीए का भी उसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो इसमें कांग्रेस की जो पे सवाल उठने लगा है, और कपिल सिब्बल भी इसके खराब प्रदर्शन को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की है। और अभी गुलाम नबी आजाद का भी आज स्टेटमेंट आया था, सलमान खुर्शीद भी उसमें आ गए। और देखा जाए तो 2019 के चुनाव के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिए थे राहुल गांधी जी, कि हमें केवल चुनाव में मैं ही भागते हुए दिखा हूं, बिल्कुल सत्य बोल रहे थे, वही भागते हुए दिखे, बाकी कोई उनके इर्द गिर्द नहीं था कांग्रेस के, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे जो भी है, सलमान खुर्शीद हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, कहीं भी उनको सहयोग नहीं मिला उनके साथ। तो आज तो उसमें राहुल गांधी जब इस्तीफा दिए तो उनका ये था कि सभी लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, चाहे सीडब्ल्यूसी का हो चाहे कहीं भी हो। और सही में कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में जो लोग हैं, जो इतने बुजुर्ग लोग हैं, नए लोग तो हैं नहीं, और सीडब्ल्यूसी इस्तीफा देकर के भंग करके एक नए तरीके से वहां पे संगठन का चुनाव होना चाहिए। उन्होंने बोला था कि गांधी परिवार से बाहर के लोगों को संगठन में लाया जाए, और वो, लेकिन वो उसे होते हुए नहीं दिख रहा है। आज भी वो पार्टी टोटल उस परिवार के इर्द गिर्द में ही दिख रहा है, और लगभग देश की राजनीति से बाहर। अगर कुछ हम जगहों को छोड़ दें, कुछ राज्यों को छोड़ दें जहाँ पे कांग्रेस मजबूत है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अभी और पंजाब हो, ये 3 जगह पे कांग्रेस की अपनी सरकार है। और महाराष्ट्र में चलिए तो वो गठबंधन में है, और चाहे झारखंड में है गठबंधन में है, लेकिन सबसे मजबूत स्थिति में ये 4 स्टेट में है। तो ये सब है। और एक चीज देखे हैं कि कांग्रेस की जो राहुल गांधी जो नेता है, अपने कुछ समय तो अध्यक्ष है, वो परमानेंट, हमें नहीं लगता कि एक फुल टाइमर के रूप में काम कर रहे हैं। वो एक पार्ट टाइम जो है जॉब कर रहे हैं। इससे नहीं, वो देश के लिए आपको काम करना होगा, देश की हर चीज को समझना होगा नजदीक से। चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज का समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।